तांत्रिक ने बीमार बेटे की मां की चढ़ा दी बलि। देखिए, हद पार अंधविश्वास। कंप्यूटाइज्ड व आधुनिक युग के शिक्षित समाज में भी हद पार अंधविश्वास व्याप्त है। आज भी कई लोग तांत्रिक के चक्कर में फंस रहे हैं, जिनके चंगुल में फंसकर न सिर्फ कई मुख जानवरों की बलि दे रहे हैं, बल्कि कभी कभी तो मानव बलि देने से भी लोग नहीं हिचक रहे हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही दुखी मां की है, जिनके बीमार बेटे को ठीक करने के लिए खुद मां बलि चढ़ गई। यह कहानी न सिर्फ अंधविश्वास को उजागर करती है, बल्कि आमजन में कुरीतियों के प्रति जागरूक भी करती है। चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। यह रियल घटना है महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। वहां पर कलावती गुप्ता अपने बेटे की बीमारी ठीक कराने के लिए तांत्रिक सर्वजीत कहार के पास जाती थी। उसे क्या पता था कि तांत्रिक और उसके पास आने वाले लोग एक दिन उसी की बलि चढ़ा देंगे। ठाणे जिले के अंतर्गत आता है वसई का धानीव बाग गांव। 17 नवंबर 2013 को यहां से सौपारा फाटा की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे झाड़ियों में एक अनजान महिला की लाश पड़ी मिली। इस सिरविहीन लाश के पास एक गाउन और एक गद्दी पड़ी हुई थी। धानीव गांव के लोगों को जब झाड़ियों में बिना सिर वाली लाश पड़ी होने की जानकारी मिली तो तमाम गांव वाले वहां पहुंच गए। गांव वालों ने यह जानकारी मुखिया अविनाश पाटिल को दी तो वह भी वहां आ गए। गांव का मुखिया होने के नाते अविनाश पाटिल ने फोन करके महिला की लाश मिलने की जानकारी थाना वालीव पुलिस को दे दी। सुबह सुबह खबर मिलते ही वालीव के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र मोहिते पुलिस टीम के साथ मुखिया द्वारा बताई उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर लाश पड़ी थी। राजेंद्र मोहिते ने वहां का बारीकी से निरीक्षण किया तो वहां काफी मात्रा में खून फैला हुआ था, जो सूख कर काला पड़ चुका था। वहीं पर एक चौकी के पास पूजा का कुछ सामान भी रखा था। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी तांत्रिक वगैरह ने सिद्ध साधना या अन्य काम के लिए महिला की बलि चढ़ाई होगी। महिला की गर्दन को उन्होंने आसपास काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। मामला हत्या का था, इसलिए उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक संग्राम सिंह निशानदार और उपविभागीय अधिकारी प्रशांत देशपांडे को फोन द्वारा इसकी जानकारी दी। उक्त दोनों अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। चूंकि मृतका का सिर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से कोई भी उस अधेड़ उम्र की शिनाख्त नहीं कर सका। बहरहाल पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश को जे. अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। महिला की हत्या क्यों और किसने की, यह पता लगाने के लिए उसकी शिनाख्त होनी जरूरी थी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मोहिते के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें सहायक पुलिस इंस्पेक्टर आव्हाड तायडे, सहायक सब इंस्पेक्टर प्रकाश सावंत, हवलदार सुभाष गोयलकर, पुलिस नायक अशोक चौहान, कांस्टेबल अनवर, मनोज चौहान, शिवा पाटिल, 2 महिला कांस्टेबल फड़ और पाटिल को शामिल किया गया। पुलिस टीम लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश में लग गई। सबसे पहले टीम ने सिरविहीन महिला की लाश के फोटो मुंबई के समस्त थानों में भेजकर यह जानने की कोशिश की कि कहीं किसी थाने में इस कदकाठी की महिला की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पूरे जिले में सार्वजनिक जगहों पर महिला की शिनाख्त के संबंध में पैम्फलेट भी चिपकवा दिए। पुलिस टीम को इस केस पर काम करते हुए करीब 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। 8 दिसंबर 2013 को उदय गुप्ता नाम का एक व्यक्ति भिवंडी के शांतिनगर थाने पहुंचा। उसने बताया कि उसकी मां कलावती गुप्ता पिछले महीने की 17 तारीख से लापता है। शांतिनगर थाने के नोटिस बोर्ड पर वालीव थाना क्षेत्र में मिली एक अज्ञात महिला की सिरविहीन लाश की फोटो लगी हुई थी। इसलिए थाना प्रभारी ने उदय गुप्ता से कहा, पिछले महीने वालीव थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी, जिसका फोटो नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है। आप उस फोटो को देख लीजिए। उदय गुप्ता तुरंत नोटिस बोर्ड के पास गया और वहां लगे फोटो को देखने लगा। उनमें एक फोटो पर उसकी नजर पड़ी। उस फोटो को देखकर उदय गुप्ता रुआंसा हो गया, क्योंकि उसकी मां फोटो में दिखाई दे रही महिला की कद काठी से मिलती जुलती थी और वैसे ही कपड़े पहने हुए थी।
उस तस्वीर के नीचे वालिव थाने का फोन नंबर लिखा था। उदय गुप्ता तुरंत वालिव थाने जाकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मोहिते से मिला और अपनी मां के गायब होने की बात बताई। राजेंद्र मोहिते उदय गुप्ता को जे अस्पताल ले गए। मोर्चरी में रखी लाश और उसके कपड़े जब उदय गुप्ता को दिखाए गए तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने लाश की पहचान अपनी मां कलावती गुप्ता के रूप में की। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस का अगला काम हथियारों तक पहुंचना था। उदय गुप्ता ने यह सूचना अपने पिता रामासरे गुप्ता को दे दी थी। खबर मिलते ही वह वालीव थाने पहुंच गए थे। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मोहिते ने घर वालों से पूछा कि कलावती गुप्ता जब घर से निकली थी तो उसके साथ कौन था। उदय ने बताया, उस दिन मां एक परिचित रामधनी यादव के साथ गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। हमने रामधनी से पूछा भी था, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। रामधनी यादव सांताकुर्ज क्षेत्र स्थित गांव देवी में रहता था। पुलिस टीम ने पूछताछ के लिए रामधनी यादव को उठा लिया। उससे कलावती गुप्ता की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि कलावती गुप्ता की बलि चढ़ाई गई थी और इसमें कई और लोग शामिल थे। उससे की गई पूछताछ में कलावती गुप्ता की बलि चढ़ाए जाने की जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। 55 वर्षीय कलावती गुप्ता मुंबई के सांताकुरज पूर्व के वाकोला पाइपलाइन के पास गांव देवी में रहती थी। उसके 2 बेटे थे, उदय गुप्ता और राधेश्याम गुप्ता। राधेश्याम विकलांग था और अक्सर बीमार रहता था। बेटे की वजह से कलावती काफी चिंतित रहती थी। एक दिन पास के ही रहने वाले रामधनी ने उसे सांताकुरज की एयर इंडिया कॉलोनी क्षेत्र के कालिना में रहने वाले ओझा सर्वजीत कहार के बारे में बताया। बेटा ठीक हो जाए, इसलिए वह रामधनी के साथ ओझा के पास गई। इसके बाद तो वह हर मंगलवार और रविवार को रामधनी के साथ उस तांत्रिक के पास जाने लगी। सिर्फ कलावती का बेटा ही नहीं, बल्कि रामधनी की बीवी भी बीमार रहती थी। रामधनी उसे भी उस तांत्रिक के पास ले जाता था। रामधनी का एक भाई था, गुलाब शंकर यादव। गुलाब की बीवी बहुत तेज तर्रार थी। वह किसी न किसी बात को लेकर अक्सर उससे झगड़ती रहती थी, जिससे घर में क्लेश रहता था। घर का क्लेश किसी तरह खत्म हो जाए, इसके लिए गुलाब भी उस तांत्रिक के पास जाता था। एक दिन तांत्रिक सर्वजीत कहार ने रामधनी और गुलाब को सलाह दी कि अगर वह किसी इंसान की बलि चढ़ा देंगे तो सारी मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दोनों भाई अपने घर में सुख शांति चाहते थे, लेकिन बलि किसकी चढ़ाएं, यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। इसी बीच उनके दिमाग में विचार आया कि कलावती की ही बलि क्यों न चढ़ा दी जाए। कलावती सीधी सादी औरत थी, साथ ही वह खुद भी तांत्रिक के पास जाती थी, इसलिए वह उन्हें आसान शिकार लगी। यह बात उन लोगों ने तांत्रिक से बताई। चूंकि बलि देना तांत्रिक के बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने अपने फुफेरे भाई सत्यनारायण, उसके बेटे पंकज नारायण और श्याम सुंदर से बात की तो वे यह काम करने के लिए तैयार हो गए। 15 नवंबर 2013 को सांताकुरज के वाकोला इलाके में रहने वाले गुलाब शंकर यादव के घर तांत्रिक सर्वजीत कहार, श्याम सुंदर, सत्यनारायण, पंकज और रामधनी ने एक मीटिंग करके योजना बनाई कि कलावती की कब और कहां बलि देनी है। उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए मुंबई से काफी दूर नालासोपारा के वसई इलाके में स्थित माता मंदिर को चुना। इसी के साथ तांत्रिक ने रामधनी को पूजा के सामान की लिस्ट भी बनवा दी। अगले दिन 16 नवंबर 2013 को रामधनी कलावती गुप्ता के घर पहुंच गया। उसने उससे कहा कि अगर उसे अपने बेटे की तबीयत हमेशा के लिए ठीक करनी है तो आज नालासोपारा स्थित माता के मंदिर में होने वाली पूजा में शामिल होना पड़ेगा। यह पूजा तांत्रिक सर्वजीत ही कर रहे हैं। बेटे की खातिर कलावती तुरंत रामधनी के साथ चलने को तैयार हो गई। रामधनी कलावती को लेकर पहले अपने भाई गुलाब यादव के घर गया। वहां योजना में शामिल अन्य लोग भी बैठे थे। कलावती को देखकर वे लोग खुश हो गए और पूजा का सामान और कलावती को लेकर सीधे नालासोपारा स्थित मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर ओझा ने एक गद्दी डालकर उस पर पूजा का सारा सामान रखकर मां काली की पूजा करनी शुरू कर दी। उसने कलावती के हाथ में भी एक सुलगती हुई अगरबत्ती दे दी तो वह भी पूजा करने लगी।
थोड़ी देर में तांत्रिक इस तरह से नाटक करने लगा जैसे उसके अंदर देवी का आगमन हो गया हो। वहां मौजूद अन्य लोग तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर अपनी अपनी तकलीफें दूर करने को कहने लगे। रामधनी ने कलावती से कहा कि वह भी सिर झुकाकर देवी से अपनी परेशानी दूर करने को कहे। भोली भाली कलावती को क्या पता था कि सिर झुकाने के बहाने उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। उसने जैसे ही तांत्रिक के चरणों में सिर झुकाया, श्याम सुंदर गुप्ता ने पीछे से उसके बाल कसकर पकड़ते हुए चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। चाकू लगते ही कलावती खून से लथपथ होकर तड़पने लगी। वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे कसकर दबोच लिया और उसी चाकू से उसकी गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी। कलावती की बलि चढ़ाकर रामधनी और उसका भाई खुश हो रहे थे कि अब उनके यहां की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वे कलावती की कटी गर्दन को वहां से दूर डालना चाहते थे ताकि उसकी लाश की शिनाख्त न हो सके। उन लोगों ने उसकी गर्दन को अपने साथ लाई गई काले रंग की प्लास्टिक की थैली में रख लिया। तत्पश्चात वह थैली मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित वासाड़या ब्रिज से नीचे पानी में फेंक दी। रामधनी से पूछताछ के बाद पुलिस ने कलावती गुप्ता की हत्या में शामिल रहे अन्य अभियुक्तों तांत्रिक सर्वजीत कहार, श्याम सुंदर जवाहर गुप्ता, सत्यनारायण और पंकज को भी गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कलावती का सिर, हत्या में प्रयुक्त चाकू और अन्य सबूत बरामद कर लिए। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ढोंगी तांत्रिक पाखंडी आए दिन लोगों को अपने चंगुल में फांसते रहते हैं। इनके चंगुल में फंसकर अनेक परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे तांत्रिकों पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना प्रतिबंध विधेयक पारित किया था। यह विधेयक पिछले 18 सालों से विवादों से घिरा हुआ था, लेकिन इस बिल को पारित हुए एक दिन भी नहीं बीता था कि 55 वर्षीय कलावती गुप्ता की बलि चढ़ा दी गई। सरकार को चाहिए कि इस बिल को सख्ती के साथ अमल में लाए ताकि तांत्रिकों पाखंडियों पर अंकुश लग सके। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को अंधविश्वास की हकीकत बताना और उन्हें शिक्षित व जागरूक करना मात्र है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना हमारे समाज में न हो। यह कहानी समाज को क्या शिक्षा देती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं वह भी लिखें। रियल घटना पर आधारित इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।